Good morning students, welcome to our YouTube channel. So students 11th आर्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है लिटरेरी टर्म्स, यानी ये भी आपके फिगर ऑफ स्पीच की तरह ही लिटरेचर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यानी लिटरेरी टर्म्स से ही आपको पता चल रहा होगा, लिटरेरी टर्म्स कह सकते हो, लिटरेरी फॉर्म्स कह सकते हो कि जो साहित्यिक रूप या काव्य रूप जिसे आप कहते हो, यानी कोई भी जो चीज़ लिखी गई है, अब वो नॉवल हो सकता है, ड्रामा हो सकता है, स्टोरी हो सकती है, पोइम हो सकती है, तो वो जो चीज़ें लिखी गई है वो किस टर्म्स में लिखी गई है, यानी उसमें किन या कैसी भावनाएं दी गई है, किन भावनाओं में उसको एक्सप्रेस किया गया है, तो वो जो उसके भाव रहते हैं वो भाव किस टर्म्स में है, ये जानने के लिए हम इन लिटरेरी टर्म्स को पढ़ते हैं। यानी मेन इसमें आपके कोई सेंटेंस एग्जाम्पल वगैरह और ये ऐसे कम आते हैं। इसमें आपके मान लीजिए एक पूरी पोइम दी हुई है, अनसीन पोइम है, उस अनसीन पोइम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में आपको पूछा जा सकता है कि ये सामने आपके जो पोइम है या सामने आपके जो ये पैराग्राफ है या सामने आपकी ये जो भी स्टोरी वगैरह है, इनको आपने पढ़ा और इनको पढ़कर आपको क्या लग रहा है कि ये किस लिटरेरी टर्म्स में लिखे गए हैं, तो वो आपको बताना होता है। तो इसके लिए जो मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है इनकी डेफिनेशंस। यानी अगर इनकी डेफिनेशंस आपके क्लियर हैं, आपको पता चल गया है कि ये जो लिटरेरी टर्म्स हैं ये किस बारे में है, इसकी परिभाषा क्या है या इसमें किन हाव भाव के बारे में दर्शाया गया है, तो उससे आपको ये लिटरेरी टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ लिटरेरी टर्म्स के एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम हमारे इस टॉपिक में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। First of all, we know about the definition of literary terms. यानी हमें लिटरेरी टर्म्स क्या है पहले ये जानना होगा, यानी इसकी जानकारी करेंगे, उसके बाद जो भी एग्जाम्पल हमारे रहेंगे वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लिटरेरी टर्म्स रिफर टू द टेक्निक, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग used by writers and speakers to masterfully emphasize embellish और strengthen their composition। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि लिटरेरी टर्म्स एक ऐसा रूप है या ऐसा शब्द है जिसमें इसकी जो टेक्निक है, जो तकनीक है, जो स्टाइल है, जो शैली है, और इसको जैसे फॉर्मेट किया गया है, जो यूज़ किया गया है, यूज्ड बाय राइटर्स एंड स्पीकर्स, जिनका उपयोग राइटर्स के द्वारा या जो स्पीकर्स होते हैं उनके द्वारा किया जाता है मास्टरफुली, यानी पूरे कुशलतापूर्ण तरीके से। एम्फेसाइज, एम्बेलिश और स्ट्रेंथन देयर कंपोजिशन, यानी लिटरेरी टर्म्स का यूज़ वो क्यों करते हैं, ताकि उनकी जो भी कंपोजिशन है, यानी जो भी उन्होंने कंपोज किया है, जो भी रचना उन्होंने की है, उसको वो क्या कर सके, मजबूत कर सके, प्रभावशाली बना सके, उसके लिए वो क्या करते हैं, लिटरेरी टर्म्स का यूज़ करते हैं। लिटरेरी टर्म्स कैन रिफर टू प्लेफुल टेक्निक्स एम्प्लॉयड बाय कॉमेडियन, यानी लिटरेरी टर्म्स जो है वो बड़े प्लेफुल टेक्निक के रूप में रिफ़र की गई है, यानी एकदम नाटकीय ढंग से प्रस्तुत की गई एक तकनीक है जिसको लागू किया जाता है कॉमेडियंस के द्वारा, यानी जो अपने हास्य कलाकार होते हैं, टू मेक अस लाफ, यानी हमें हंसाने के लिए, और विटी टिक्स, या जो बुद्धिमत्तापूर्ण ट्रिक्स होती हैं, जो चालाकियाँ होती हैं, वर्ड्स स्मिथ यूज टू कॉइन न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस, यानी जो वर्ड्स स्मिथ होते हैं, यानी अलग अलग जो नए शब्द होते हैं उन नए शब्दों का यूज़ किया जाता है कुछ फ्रेजेस बनाने के लिए, यानी वाक्यांश बनाने के लिए, या नए शब्दों को उसमें ऐड करने के लिए। दे कैन ऑल्सो इंक्लूड द टूल्स ऑफ परसुएशन दैट राइटर यूज टू कन्विंस एंड ड्राइव ऑडियंस टू एक्शन, यानी
इसमें कुछ ऐसे टूल्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं, जिससे कि जो राइटर है वो अपने जो कार्य है उसको ऑडियंस के लिए सुविधाजनक बना सके और कुछ ऐसा कर सके जिससे कि ऑडियंस भी उसको देखकर एक्शन में आ जाए। विद देयर केयरफुली क्राफ्टेड स्पीचेस गियर टूवर्ड्स बोथ लॉजिकल एंड इमोशनल थिंकिंग, यानी उनकी जो बनाई गई स्पीचेस होती है, जो उनके भाषण होते हैं, वो दोनों ही तरीके के होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं और इमोशनल थिंकिंग के भी होते हैं। दे चैलेंज आवर एवरीडे मोड्स ऑफ थिंकिंग, यानी हमारे प्रतिदिन के जो विचार रहते हैं उन विचारों को वो चैलेंज करते हैं। लिटरेरी टर्म्स आल्सो इंक्लूड पावरफुल फिगरेटिव लैंग्वेज, यानी जो लिटरेरी टर्म्स हैं उसमें बहुत ही पावरफुल फिगरेटिव लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है, दैट राइटर्स यूज़ टू समन इमोशंस, जिनका उपयोग राइटर्स करते हैं अपने इमोशंस दिखाने के लिए, रेंगिंग फ्रॉम गिल्ट टू एंगर टू ब्लिस, यानी बहुत ज़्यादा रेंगिंग है यानी बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं, फिर गिल्ट में आ गए हैं यानी उनको अपने आप में दोष लगने लग गया है या अपने आप में बुरा महसूस होने लग गया है, टू एंगर टू ब्लिस, या किसी पर गुस्सा कर रहे हैं या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड टू अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड इन न्यू एंड मैजिकल वेज, और इस तरह की टर्म्स का यूज़ करके वो हमें अलाउ करते हैं कि हम संसार को देख सकें एक नए और मैजिकल वेज में, यानी जादुई तरीके से, यानी चीज़ों को वो इतना तोड़ मरोड़ कर इतने अच्छे से घुमा फिरा कर उनको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि वो देखकर हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अच्छा क्या ऐसा भी दुनिया में होता है, क्या ऐसा भी संसार हो सकता है, यानी एक इमेजिनेशन वाले वर्ल्ड में हम चले जाते हैं। तो ये है आपके लिटरेरी टर्म्स, जिससे कि उस चीज़ को बहुत ही सुंदरता से हमारे सामने पेश किया जाता है। अब बात करते हैं हम लिटरेरी टर्म्स के जो कुछ प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं उनकी, जिसमें फर्स्ट जो टाइप है वो हम देखते हैं सोनेट। सोनेट नाम सुना होगा आपने, यानी आपने 9th में 10th में जो पोएम्स वगैरह पढ़ी होगी, उन पोएम्स में कभी आपने ये वर्ड सुना होगा कि ये पोएम जो है वो सोनेट में लिखी गई है, और उसके लिए शायद आपको एक्सप्लेन भी किया गया होगा कि ये जो पोएम्स है वो 14 लाइंस की है, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, 8 लाइन और 6 लाइन में। तो ये आपको क्लियर करके बताया गया होगा कि इस टाइप की जो पोएम है वो आपके क्या है, सोनेट है। बस वही चीज़ यहाँ पर भी है, यही वो सोनेट है। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज़ ए सोनेट, यानी वास्तव में अगर हम देखें तो सोनेट है क्या। तो देखिए, ए सोनेट प्रोनाउंस सोन इट, यानी ये जो सोनेट हम जिसे बोलते हैं उसको सोनेट भी बोला जाता है, यानी इसका उच्चारण सोनेट भी किया जाता है। इज़ ए 14 लाइन पोएम, वही बात जो मैंने स्टार्टिंग में बोली आपको, 14 लाइन की जो कविता है वो आपके सोनेट है, विथ ए फिक्स्ड राइम स्कीम, लेकिन जिसकी जो राइम स्कीम होती है वो आपके हो जाती है एकदम फिक्स, यानी फिक्स चलेगी इसकी राइम स्कीम, बताई हुई रहेगी कि ये राइम स्कीम है तो ये वाला सोनेट है, ये राइम स्कीम है तो ये वाला सोनेट है। ठीक है, राइम स्कीम क्या है ये हम जब पोएम वाला सेक्शन करेंगे तो उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। ऑफन सोनेट यूज़ आयम्बिक पेंटामीटर, यानी जो सोनेट है उसको आयम्बिक पेंटामीटर में यूज़ किया जाता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है देखिए, 5 सेट्स ऑफ अनस्ट्रेट सिलेबल्स फॉलोड बाय स्ट्रेट सिलेबल फॉर ए 10 सिलेबल लाइन, यानी 10 जैसे कि पंक्तियां हैं, उन 10 पंक्तियों में 5 पंक्तियों के जो सेट होंगे वो तो अनस्ट्रेट सिलेबल के, यानी जिन शब्दों पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, दबाव नहीं पड़ रहा है, और बाकी की जो लाइनें रहेगी वो आपके स्ट्रेट सिलेबल्स वाली रहेगी, यानी उनके साथ आपके बहुत जिन पर दबाव पड़ता है वैसे सिलेबल्स आएंगे। सोनेट्स वर इन्वेंटेड बाय द इटालियन पोइट जियाकोमो डा लैंटिनी, यानी सोनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, एक इटालियन कवि था जियाकोमो डा लैंटिनी, यानी ये इसका नाम था, आप नाम याद रखिएगा, इसके द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था ड्यूरिंग द 1200 यानी 1200 ईसा में।
द वर्ड सोनेट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड ऑसिटन फ्रेज सोनेट मीनिंग लिटिल सॉन्ग। यानी ये जो वर्ड है सोनेट, ये एक ओल्ड ऑसिटन फ्रेज थी, वाक्यांश जिसे कहते हैं हम, उस वाक्यांश में से इस सोनेट शब्द को लिया गया था, जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग, यानी एक छोटा या लघु गीत। अब बात आती है एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स ऑफ सोनेट, यानी सोनेट के भी टाइप हैं। सोनेट भी अलग अलग प्रकार का, एक ही प्रकार का नहीं होता है। हाँ, ये चीज़ हमें पता चल जाएगी, ये 14 लाइन से, इसका मतलब ये सोनेट है। लेकिन उसमें भी अगर पूछ लिया जाए ये कौन सा सोनेट है, तो उसके लिए हमारे वो कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर होना चाहिए। तो देखते हैं 2 टाइप्स कौन से हैं इसके। फर्स्ट है आपके इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट जिसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, ये दोनों ही नाम है, ध्यान रखिएगा आप। इटालियन सोनेट या इसको हम क्या कह सकते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी कह सकते हैं। तो इस इटालियन सोनेट की विशेषता क्या होती है देख लीजिए। द इटालियन सोनेट इज़ बेस्ड ऑन द ओरिजिनल सोनेट इन्वेंटेड बाय डा लैंटिनी। यानी ये जो हमारा ओरिजिनल सोनेट है जिसको लैंटिनी ने इन्वेंट किया था, उस पर पूरी तरह से आधारित है। द पेट्रार्कन सोनेट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टेव, यानी इसमें क्या होता है, एक ऑक्टेव होता है, एक पार्ट, जिसमें क्या होती है ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स, यानी 8 लाइनों का एक ग्रुप होगा। एक कविता है आपके सामने 14 लाइनों की, उसमें 8 पंक्तियों का एक ग्रुप बना रहेगा जिसे हम ऑक्टेव कहेंगे। फॉलोड बाय ए सेस्टेट, यानी जिसके पीछे सेस्टेट होगा, और सेस्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 6 लाइन्स। यानी जो एक पोएम रहेगी आपके सामने वो 2 भागों में बंटी होगी, और उन 2 भागों में क्या होगा, एक भाग होगा आपके 8 लाइन्स का और दूसरा भाग होगा आपके 6 लाइनों का। ठीक है, तो 8 लाइनों वालों को आप क्या बोल दोगे, ऑक्टेव, और 6 लाइनों वालों को क्या बोल दोगे, सेस्टेट। तो ये ऑक्टेव और सेस्टेव किस में आ गया, आपके पेट्रार्कन सोनेट में। तो एक तो ये चीज़ क्लियर हो गई हमें। आगे देखते हैं। द टिपिकल राइम स्कीम इज़ एज फॉलोअर्स, यानी अब इस पोएम की जो सोनेट में लिखी गई है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी देख लीजिए आप। ए बी बी ए बी बी ए फॉर द ऑक्टेव, यानी ऑक्टेव वाली जो 8 पंक्तियाँ होगी उसकी राइम स्कीम, यानी उसकी राइम स्कीम आपकी ये वाली होगी। और फिर आ जाती है हमारी सेस्टेट, सी डी डी सी डी डी सी डी डी ई सी ई, और सी डी डी सी सी डी फॉर द सेस्टेट। यानी ऊपर वाली तो राइमिंग स्कीम हो जाएगी आपके ऑक्टेव के लिए, और नीचे वाली जो राइमिंग स्कीम है आपके वो हो जाएगी आपके सेस्टेट के लिए। द ऑक्टेव इंट्रोड्यूसेस ए प्रॉब्लम और कन्फ्लिक्ट, यानी ऑक्टेव में आपको क्या बताया जाएगा, कोई ऐसी समस्या या कोई द्वंद्व ऐसा चल रहा है उसके बारे में। एंड देन द सेस्टेट एड्रेसेस और सॉल्व्स द प्रॉब्लम, और फिर सेस्टेट वाले पार्ट में क्या रहेगा, वो जो भी प्रॉब्लम आई है, जो भी कन्फ्लिक्ट आया है, उसको एड्रेस किया जाएगा, और वो जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन उसमें दिया रहेगा। तो ये इस टाइप की जो सोनेट रहेगी आपके, वो कौन सी रहेगी, इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सोनेट इंग्लिश सोनेट, जिसे हम शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियर नाम तो सुना ही होगा आपने, बड़े ही फेमस पोइट थे हमारे विलियम शेक्सपियर। तो ये शेक्सपियरियन हमारा सोनेट है। इसमें देखिए क्या होता है, द शेक्सपियरियन सोनेट इज़ नेम्ड आफ्टर शेक्सपियर, यानी ये शेक्सपियर के नाम पर रखा गया है। नॉट बिकॉज ही इन्वेंटेड इट, इसका जो नाम रखा गया है वो इसलिए नहीं कि इन्होंने इसका आविष्कार किया है, बट बिकॉज ही इज़ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ दिस टाइप ऑफ सोनेट, बल्कि इसलिए रखा गया है कि जो विलियम शेक्सपियर थे वो इस प्रकार के सोनेट के लिए सबसे फेमस राइटर थे, यानी वो इस टाइप के सोनेट बहुत ज़्यादा लिखा करते थे, इसीलिए इसका नाम शेक्सपियरियन सोनेट भी कर दिया गया। टिपिकली, विशेष रूप से, द इंग्लिश सोनेट एक्सप्लोर्स रोमांटिक लव, यानी इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, ज़्यादा रोमांटिक लव के बारे में उसमें दर्शाया रहता है, यानी ज़्यादा जो उसमें आपके इमोशंस फीलिंग्स वगैरह होगी वो आपके रोमांटिक लव की होगी। इट्स राइम स्कीम इज़ एज फॉलोअर्स, और ये पूरी 14 पंक्तियों में होगी आपके, और उन 14 पंक्तियों की जो आपकी राइमिंग स्कीम होगी वो इसी प्रकार होगी, देख लीजिए। ए बी सी डी सी डी,
और उसके पीछे क्या रहेगा, ई एफ जी जी। ठीक है, तो उसमें ऑक्टेव और सेस्टेट की हमने राइमिंग स्कीम देख ली और इसमें ऑक्टेव और सेस्टेट की राइमिंग स्कीम देख ली। उसकी मेन थीम क्या रहेगी पोएम की वो हमने देख ली और इसमें मेन थीम क्या रहेगी। तो ये आप डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। इन डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए जब आप उस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो हमारा सोनेट है वो कौन से लिटरेरी टर्म्स में दिया गया है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे लिटरेरी टर्म्स आता है इलेजी। इलेजी नाम है इसका। तो इस इलेजी की डेफिनेशन देखिए आप, जिससे आपको ये भी फॉर्म क्लियर हो जाए। इलेजी इज़ ए फॉर्म ऑफ लिटरेचर, यानी ये साहित्य का एक ऐसा रूप है दैट कैन बी डिफाइंड एज ए पोइम और सॉन्ग, यानी जिसको परिभाषित किया जा सकता है एक कविता के रूप में भी, एक गीत के रूप में भी, इन द फॉर्म ऑफ इलेजियक कपलेट्स, यानी जो इलेजियक कपलेट्स में होते हैं, रिटन इन ऑनर ऑफ समवन डिजीज्ड, यानी कोई डिजीज्ड यानी कोई किसी का अंत हो रहा है या अंत की तरफ जो जा रहा है उसके सम्मान में ये जो कविताएं हैं वो लिखी जाती है। इट टिपिकली लेमेंट्स और माउंट्स द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, यानी किसी विशेष व्यक्ति के डेथ पर जो लेमेंट या माउंस किया जाता है, यानी जो विलाप किया जाता है, जो दुख व्यक्त किया जाता है, ये उस पर बेस्ड होता है। यानी जिस कविता में आप देखेंगे कोई इंडिविजुअल है, यानी कोई विशेष पर्सन है, कोई विशेष व्यक्ति है, उसकी डेथ पर सारा वो बखान किया जा रहा है, विलाप किया जा रहा है, दुख जताया जा रहा है, शोक जताया जा रहा है। तो ऐसी जो आपकी पोएम्स की फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म में होगी, इलेजी में। इलेजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक ये वर्ड है, ध्यान रखिएगा, इलेगस, यानी इलेगस वर्ड से इसको लिया गया है, विच मीन्स ए सॉन्ग ऑफ बेरियवमेंट संग एलोंग विद ए फ्लूट, यानी जिसका अर्थ है एक ऐसा गीत जो बांसुरी के साथ दुख व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। द फॉर्म्स ऑफ इलेजी वी सी टुडे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 16th सेंचुरी, यानी आज हम जो इलेजी की फॉर्म देखते हैं वो 16वीं शताब्दी में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी लाया गया था। इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड बाय थॉमस ग्रो, यानी थॉमस ग्रे के द्वारा एक इलेजी लिखी गई है, इलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्च यार्ड। और एक आपकी लिखी गई है लिलाक्स लास्ट इन द डूर यार्ड ब्लूम्ड बाय वॉल्ट विटमैन के द्वारा, यानी ये दो इलेजीज़ हैं, आर द टू मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ इलेजीज़। यानी ये जो पोइम्स हैं इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेजी किस टाइप की होती है, यानी इलेजी वाली जो पोइम्स होती है उनमें किस तरह का वर्णन किया रहता है, किस प्रकार की भावनाओं को उसमें दर्शाया रहता है, या उस पोइम के जो भाव हैं वो क्या होते हैं, कैसे उनको दर्शाया जा रहा है। तो ये सारा जब आप इनकी पोइम्स को पढ़ेंगे तो उससे और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि इलेजी होता क्या है। यानी शॉर्ट में आप बोल सकते हैं शोक गीत, यानी किसी की मृत्यु पर जो हम शोक करते हैं उस शोक को व्यक्त करने के लिए जो शब्द रहते हैं उन शब्दों को पोएम में डाल दिया जाता है और उसको इलेजी के फॉर्म में लिख दिया जाता है, तो वो हो जाता है आपके इलेजी। तो ये थे हमारे आज लिटरेरी टर्म्स की डेफिनेशन, और लिटरेरी टर्म्स के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स में से इन दो टाइप्स को हमने किया है। आगे इनके जो भी टाइप्स आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।